हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एक्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशनल। ठीक है, तो मोशन इन वन डायमेंशनल पढ़ने से पहले ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशनल स्टडी करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, फिर उसके बाद में हम मोशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है तो थोड़ा ध्यान से समझिए, और मोशन क्या होती है थोड़ा सा हम ध्यान से समझते हैं। मोशन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ये देखो, जैसे मान लो जस्ट अज्यूम करो कि एक कार है या एक बस है जिसमें दो पर्सन्स ए और बी इस तरह से खड़े हैं और एक तीसरा पर्सन ये है सी, और ये मूव कर रही है ऐसे विथ वेलोसिटी v से। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को, किसको मैं क्या बता रहा हूं, देखो ध्यान से देखो क्या बता रहा हूं। देखो अगर C देखेगा, ठीक है, अगर पर्सन C देखेगा तो कुछ समय बाद में A कहां पहुंच जाएगा। जैसे मान लो कुछ टाइम के बाद में ये जो है वो यहां पहुंच गई बस से, और A पहुंच गया यहां पे, B पहुंच गया यहां पे, हाँ या ना, कितने देर के बाद में, कुछ समय के बाद में। ठीक है, A और B यहां पे पहुंच गए, C तो यहीं पे रहा, C तो यहीं पे रहा। बात समझ में आई। देखो पर्सन A और B यहां से यहां पहुंच गए, C यहीं पे रहा। ठीक है, अब देखो एक बार तो पर्सन B को A देख रहा होगा और पर्सन B को C देख रहा होगा, हाँ है ना, अरे सही है ना। और अब बताओ यार, पर्सन B को A भी देख रहा है, पर्सन B को C भी देख रहा है। पर्सन B को A जो देखेगा वो क्या बोलेगा, पर्सन B तो रेस्ट पर ही है, पर्सन B तो रेस्ट पर ही है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, A के रेस्पेक्ट में। देखो इनिशियली B और A के बीच में इतनी डिस्टेंस है, तो यहां पे भी B और A के बीच में सेम डिस्टेंस है। ठीक है, तो पर्सन B A के रेस्पेक्ट में तो मूव ही नहीं किया। जैसे ऐसे मान लो बस में बैठे हो दो जने, आप दोनों एक ही सीट पे बैठे हो, क्या होगा, वो मूव कर रहे हैं क्या, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे, लेकिन नीचे खड़ा हो कोई खिड़की के बाहर सामान दे रहा हो तो वो तो भागेगा ना, बस भागेगी तो। अरे बात समझ में आई ना। तो पर्सन B A इन दोनों के रेस्पेक्ट में एक दूसरे, मतलब B के रेस्पेक्ट में A के रेस्पेक्ट में B, दोनों ही मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन C के रेस्पेक्ट में देखो, C ये रहा, पर्सन A यहां पे है अब यहां पहुंच गया, B यहां पे है अब यहां पहुंच गया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो चेंज हो गई। दैट मीन्स पर्सन A एंड B बोथ आर मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू C। ठीक है, पर्सन A एंड B बोथ आर मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू C। बात समझ में आई क्या? अरे बोलो भाई, बात समझ में आ गई बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो मैं क्या बोला, पर्सन A और B एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है और C के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड मोशन। अब देखो डेफिनेशन में बता रहा हूं, डेफिनेशन में जा रहे हैं हम लोग, मोशन की डेफिनेशन क्या होगी उसी में हम जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो ध्यान से सुनो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, B को कौन कौन ऑब्जर्व कर रहा है, एक तो A और एक C, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। द फ्रेम फ्रॉम विच मोशन ऑफ द बॉडी इज ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द फ्रेम फ्रॉम विच मोशन ऑफ द बॉडी इज ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Motion is a relative term and depends on the frame of reference। ठीक है, बात समझ में आई फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में मैंने क्या बताया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि द फ्रेम फ्रॉम विच
मोशन ऑफ द बॉडी इज ऑब्जर्व्ड। इन द सिमिलर मैनर अगर हम बात करें मोशन की, तो मोशन डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो अब हम आते हैं मोशन की डेफिनेशन में। मोशन की अगर मैं बात करूं तो ए और बी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर हैं। देखो इनिशियली यहां पे थे, अब भी यहां पे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सी के रेस्पेक्ट में ए और बी मूव कर रहे हैं, तो हम कहेंगे मोशन इज ए रिलेटिव टर्म डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और मोशन की डेफिनेशन क्या हुई? इफ पोजीशन, अगर इसकी पोजीशन देखो ये थी, अब ये हो गई। पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू एनी फ्रेम, with respect to any frame, then that body is said to be in motion with respect to that frame। केवल उसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में मोशन में होगी। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा कि मोशन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दूसरे का सेम टर्म्स है बिल्कुल। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहां से बॉडी की मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और मोशन का मतलब जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में यदि इसकी पोजीशन चेंज हो गई तो हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? बॉडी मूव कर रही है। और अब बात समझ में आई ना? ठीक है, तो ये है मोशन के बारे में। ठीक है, अब देखो और हम देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। अब हम मोशन को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम मोशन को डिफाइन कर रहे हैं। अभी हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन किया है, नाउ वी आर डिफाइनिंग मोशन। तो मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मोशन क्या होती है भाई? मोशन के लिए मैंने क्या कहा? इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू एनी फ्रेम, देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, दैट बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। या फिर इसको और अच्छे तरह से हम कहें, हमने पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ा था। पोजीशन वेक्टर मतलब जो पोजीशन बता रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूं इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी चेंजेस, इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी चेंजेस, देन इफ पोजीशन vector of body changes, then it is said to be in motion। बात समझ में आई? और पोजीशन वेक्टर इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर मैं आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डायग्राम बना करके बताऊं तो देखो कैसे हम डायग्राम बना सकते हैं पोजीशन के लिए। ठीक है, कैसे हम डायग्राम शो कर सकते हैं, देखो ध्यान से। अगर हम बात करें, जैसे मान लो एक फ्रेम ये है मेरे पास और एक पॉइंट P यहां पे है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? ये हो गया। नाउ अगर मैं आपको बोलूं कि इसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाए बाय मींस ऑफ एनीथिंग, पॉइंट P जो है यहां तक पहुंच गया, मतलब अब पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? ये हो गया। तो मैंने क्या कहा? पोजीशन वेक्टर चेंजेस देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। तो पॉइंट P के लिए मैं क्या बोल दूंगा? पॉइंट P इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, बिकॉज पॉइंट O के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया। इन द सिमिलर मैनर देखो, जैसे मान लो, अब देखो मैं आपको फ्रेम चेंज करके दिखा रहा हूं। अब मैं आपको फ्रेम चेंज करके दिखा रहा हूं मोशन को। डायग्राम हमें समझ तो गए थ्योरेटिकली कि फ्रेम चेंज करने से क्या होता है, लेकिन डायग्राम देखो इसका। तो मैंने क्या कहा? देयर आर टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस yx s1, one is at rest, another is moving, yx, this frame s2, this frame is moving in this direction and there is a point P। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर एक तो ये आ गया और एक ये आ गया,
अब ये वाला फ्रेम रेस्ट पर है, लेकिन ये तो मूव कर रहा है। तो जब ये फ्रेम मूव कर रहा है, तो मैंने क्या कहा कि माना कुछ समय बाद ये वाला फ्रेम यहां पे ऐसे पहुंच गया, मतलब ओरिजिन यहां पे आ गया। तो नाउ व्हाट विल बी न्यू पोजीशन वेक्टर। तो इसको मैंने इससे मिला दिया, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। बात समझ में आई? देखो पॉइंट P रेस्ट जहां पे है वहीं पे अभी भी है, लेकिन फिर भी उसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया। मतलब पहले ये वाला पोजीशन वेक्टर था, अब ये वाला पोजीशन वेक्टर यहां पे आ गया। तो हम कह सकते हैं पॉइंट P इज इन द मोशन विथ रेस्पेक्ट टू S2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, पोजीशन वेक्टर इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू S2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पे? ठीक है, लेकिन पॉइंट P, अब पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर इसके रेस्पेक्ट में यही है, अभी भी यही है, ना पॉइंट P कहीं गया ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहीं गया। तो हम कहेंगे पॉइंट P इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम S2 and point P is in rest, is at rest with respect to S1 frame. सेम पॉइंट मोशन में भी कहलाएगा, रेस्ट पर भी कहलाएगा। दैट मीन्स मोशन इज रिलेटिव टर्म। ठीक है, मोशन इज रिलेटिव टर्म, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बात समझ में आई मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? ठीक है, तो मोशन इज एन रिलेटिव टर्म एंड डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हो सकता है एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल मूव कर जाए, लेकिन दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में मूव ना करे। तो ये मीनिंग है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का और मोशन का। ठीक है, तो ये मतलब होता है मोशन का। तो कोई भी पार्टिकल की मोशन हम किसी ना किसी फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं, किसी ना किसी फ्रेम से हम ऑब्जर्व करेंगे पार्टिकल की मोशन। नाउ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम बेसिक डेफिनेशंस ऑफ मोशन इन 1D चैप्टर और काइनेमेटिक्स। ठीक है, सम बेसिक डेफिनेशंस, सम बेसिक टर्म्स। भाई मोशन को समझने के लिए, मोशन को समझने के लिए कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें क्या क्या आता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सेकंड स्पीड, वेलोसिटी, एंड थर्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मोशन को समझने के लिए हमारे पास इतनी टर्म्स होती है। अगर हमने इन सभी को समझ लिया, इनकी डेफिनेशन समझ ली, तो हम कह पाएंगे कि हमने मोशन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। कॉन्सेप्चुअली तो हम समझ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, इसमें क्वेश्चंस इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं ना, मतलब आपको जरूर से सॉल्व करना है उन क्वेश्चंस को। तो हम सब चीजें देखने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे मेन चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है। मोशन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सिंपल से टर्म थे जिनको समझाना आपको आवश्यक था। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, हम शुरू करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहला डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्टेंस का मतलब होता है, मान लो एक पार्टिकल पॉइंट ए से
पॉइंट बी पर पहुंचा, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचा, तो जो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ है, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द पाथ को हम मेजर कैसे करेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, जैसे मान लो मैंने एक धागा ले लिया और उस धागे को ऐसे रखता गया, ऐसे आ गया, और मैंने एक धागा लिया और धागे को यहां से यहां तक इस लाइन पे ऐसे बिछा दिया। अब मैंने धागे को उठाया, उसको मेजर किया, हाँ भाई ये कितना है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो दैट इज द डिस्टेंस। मतलब क्या हुआ? द लेंथ ऑफ द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी पार्टिकल इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ द टोटल पाथ ट्रेवल्ड, ठीक है, लेंथ ऑफ टोटल पाथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। दूसरा, डिस्टेंस के लिए मुझे क्या बताना पड़ रहा है क्या कि इस डायरेक्शन में जाओ तो आपको लेंथ मिलेगी? अरे ऑफ कोर्स सी बात है, लेंथ कैलकुलेट करना है तो ऐसे ऐसे ही चलना पड़ेगा ना, यहां पे कोई डायरेक्शन है ही नहीं। तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट ये आ गया, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तीसरा, क्या डिस्टेंस कभी हम बोल सकते हैं डिक्रीज हो सकती है? मैं ऐसे चल रहा हूं, 5 मीटर चल गया, फिर वापस ऐसे आ गया, तो जब मैं 1 मीटर और चलूंगा तो 5 और 1 6 मीटर चल गया। अब मैं अगर चलता रहूंगा तो डिक्रीज होगा क्या? गाड़ी का स्पीडोमीटर देखा है, किलोमीटर डिक्रीज होते हैं क्या? बढ़ते ही जाते हैं। तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज, दैट मीन्स डिस्टेंस इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस कैन नॉट डिक्रीज, ठीक है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखें, डिस्टेंस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। बात समझ में आई? डिस्टेंस कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स थे डिस्टेंस के ऊपर। मैंने क्या बताया, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। Distance is scalar quantity and distance is a decreasing function. Distance is a increasing function. Distance cannot decrease. तो ये 3 बातें हैं भाई। आ गई बात समझ में डिस्टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैसा भी रास्ता हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, आपको तो नाप लेना है डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूँ आपको कि एक पार्टिकल ऐसे गया 10 मीटर फ्रॉम A to B, तो व्हाट इज द डिस्टेंस? यहां से यहां तक चला गया, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 30 मीटर, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना? बात समझ में आ गई ना? ठीक है। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट। अगली हम बात करें तो हम क्या बोले? डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसकी हम बात देखते हैं। देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट length between initial and final point। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई बिटवीन 2 पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट, इसको और अच्छे से हम डिफाइन करें
तो हम कैसे डिफाइन करेंगे वेक्टर के टर्म्स में? तो इसको देखो, अगर एक पार्टिकल, भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब समझ में आया? जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, यहां से वो यहां पे चला गया, इनिशियल फाइनल, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इन दोनों को जब मिला देंगे यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी क्या? यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो, एक मैंने कार्टेशियन सिस्टम बनाया है यहां पे, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। पार्टिकल जो है, ठीक है, पार्टिकल जो है वो यहां से यहां पे चला गया, कैसे भी जाए हमें कोई मतलब नहीं है। कैसे भी जाए, मैं बता रहा हूं, कैसे भी जाए हमें कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा? इसको मैं डायरेक्ट मिला दूंगा, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो ऑफ कोर्स ही बात है, देखो मुझे यहां पे डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। भाई मिनिमम डिस्टेंस किस तरफ आएगी? मिनिमम डिस्टेंस किस तरफ आएगी? यहां से मैं इस रास्ते पे जाऊंगा तो ही तो मिनिमम डिस्टेंस आएगी ना। अरे बात समझ में आई? अगर मैं यहां से इस रास्ते पे जाऊंगा तब ही तो हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको सभी को। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन एक बार हम देखते हैं, पहले हम डेफिनेशन और देख लेते हैं एक बार इसकी। तो डेफिनेशन मैंने क्या कहा? एक डेफिनेशन तो सिंपल थी, शॉर्टेस्ट लेंथ। दूसरी डेफिनेशन सुनो, दूसरी डेफिनेशन मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। तो दूसरी डेफिनेशन है वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ। वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ। ठीक है, वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पाथ इज डिस्प्लेसमेंट। और अब बात समझ में आ गई ना? वेक्टर जॉइनिंग बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पाथ पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड डायरेक्शन इज, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। It is directed from initial to final point. It is directed from initial to final point. तो बात समझ में आई आपको मैं क्या कहा आपको? ठीक है, तो अब देखो इसकी डायरेक्शन क्या बताई मैं? It is joining from final to initial point. This is displacement. यहां से यहां तक। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ साहब। नेक्स्ट, तो मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट ये है, जैसे मान लो एक पॉइंट है, एक बॉडी है, वो ए से बी तक आ गई। वही सेम डायग्राम थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए और अच्छे से आप ड्रॉ कर पाओ बच्चों। ठीक है ना? अब देखो ये हो गया, हाँ ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ठीक है, तो ए से बी तक मैंने मिला दिया, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया वेक्टर। और ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, हम कैसे याद करो, ए बी वेक्टर कैन बी गिवन बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, है ना? तो पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, और इसको मैं जनरली डेल्टा आर भी कह देता हूं। ठीक है, कई बार इसको आर से भी डिनोट कर देते हैं हम पोजीशन वेक्टर को। जैसे ये हो गया आर ए वेक्टर, ये हो गया आर बी वेक्टर, तो ये क्या हो गया? डेल्टा आर, दैट मीन्स
आर बी माइनस आर ए, दैट इज पोजिशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए. दिस इज पोजिशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए. इस तरह से मैं कह सकता हूं. ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट किया यहां पे डिस्प्लेसमेंट. अब इसके ऊपर कुछ बातें. डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. जैसे मैं चला ऐसे 5 मीटर, मैं वापस आ गया ऐसे 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गई ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया. इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया. लेकिन डिस्टेंस 10 मीटर हो गई. 5 5, समझ आया? 5 5. लेकिन यहां पे इनिशियल और फाइनल अपने पास आ गया. नेक्स्ट, तो ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट था. दूसरा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इंक्रीजिंग, कैन बी डिक्रीजिंग. ठीक है, इस तरह से मैं कह सकता हूं. अब और सुनो इनके बारे में कुछ बातें. डिस्प्लेसमेंट के बारे में और डिस्टेंस के बारे में. तो देखो, अगर मोशन 1 डायमेंशनल है, मोशन, इफ मोशन इज 1 डायमेंशनल, मतलब ये ऐसे स्टार्ट हुआ और ऐसे ही मूव कर रहा है, एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल रिमेन सेम. इफ motion is 1D and direction of motion remains same always, never turns, तो क्या होगा? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में, नॉट वेक्टर. ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं भाई. मैंने क्या कहा? डिस्टेंस is equal to displacement. ऐसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे. ठीक है, तो बात समझ में आई इस तरह से. लेकिन अगर मोशन 1 डायमेंशनल है और वो अपने पाथ को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, जैसा मैंने कि ऐसे चला, देखो मैं ऐसे चला, चल लिया 5 मीटर, डिस्टेंस कितना? 5, डिस्प्लेसमेंट कितना? 5. अब मैं घूमा और मैं 1 मीटर ऐसे चला, डिस्टेंस कितना? 6, डिस्प्लेसमेंट कितना? 4. ठीक है, बात समझ में आई? तो चाहे कुछ भी हो जाए, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ऑलवेज डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ये मैं कह सकता हूं. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पे और पूछा जाता है क्वेश्चन के रूप में दोस्तों. तो मैंने क्या कहा? देखो क्या बोल रहा हूं मैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0. ये क्या कॉन्सेप्ट है? डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मतलब बहुत ही कम टाइम में, इन वेरी 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 लेस टाइम, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बहुत ही कम टाइम में, इन वेरी स्मॉल टाइम, इन वेरी स्मॉल टाइम. मैग्नीट्यूड ऑफ displacement is equal to distance. Magnitude of displacement is equal to distance. कब कहा? very very less time. नहीं तो नहीं कह सकता मैं. ठीक है, नहीं तो मैं ये चीज नहीं कह पाऊंगा. ठीक है, ऐसा क्यों कहा? जैसे मान लो पार्टिकल ऐसे मूव किया, डेल्टा टी टाइम में अगर मैं इसको बोलूं 5 सेकंड है, ए से बी गया,
तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ये ऑफ कोर्स सी बात है, डिस्टेंस इज नॉट द सेम एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर मैं टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दूं, जैसे ये यहां आपको दिख रहा है, मैं तो इससे भी कम टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूं भाई, तो डिस्टेंस क्या होगी ये, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा ये, देखो सेम दिख रहा है लगभग, ठीक है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, ठीक है, बात समझ में आई। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल फॉर वेरी 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 लेस टाइम इंटरवल। ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल में पूछा जा चुका है एक बार, ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखें। तो ये था कंप्लीट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एक बार शॉर्ट में मैं आपको कंक्लूजन इसका बता देता हूं, ताकि आपको वापस से वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है ना। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक इनिशियल टू फाइनल वेक्टर को मिलाने वाला, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन किस तरफ आती है, इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम वी कैन से दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, or otherwise we can say that distance is always greater than or equal to magnitude of displacement, ठीक है। तो ये था कंप्लीट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ एक क्वेश्चंस, अगर हम कुछ एक क्वेश्चंस की बात करें तो देखो ध्यान से, कुछ एक क्वेश्चंस सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई खास क्वेश्चंस है नहीं अलग से कि बहुत ज़्यादा टफ लेवल पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, बाद में जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, कुछ एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर जुड़ते जाएंगे, तो हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। यूनिक क्वेश्चंस जो आपने कहीं नहीं किए होंगे, 100% गारंटीड। देखो, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड इट रीचेज एट पॉइंट बी, starts from A and it reaches at point B, find the distance and displacement। तो देखो डिस्टेंस के लिए मैंने क्या कहा था, टोटल पाथ की लेंथ ये पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर का फोर्थ पार्ट, पाई आर बाई 2, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, अगेन पाइथागोरस। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, अंडर रूट ऑफ 2r इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गया, ठीक है। तो बात समझ में आई आपको, ठीक, बहुत ही सिंपल सा था, ऐसा कोई खास है नहीं इन प्रश्नों में। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कई बार क्या बोलता है आपको कि ध्यान से सुनो, ऐसा हमने क्वेश्चन भी किया था वेक्टर में, याद हो तो आपको। मैं क्या बोल रहा हूं, ए पर्सन मूव्स फ्रॉम ए टू पॉइंट सी, ए पर्सन मूव्स फ्रॉम ए टू पॉइंट सी ऑन ए पाथ ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड L, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम वेक्टर समेशन करना पड़ेगा, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना भाई। यहां से यहां तक की लेंथ, यही होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या मैं वेक्टर समेशन कर सकता हूं, मतलब अगर मैं बोलूं इसका ए सी वैक्टर इज इक्वल्स टू ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, इसका मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू, याद करो ये वाली टर्म कौन सी है, मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है, वेक्टर। लेक्चर नंबर 4, ए और बी का रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर, याद करो
एंगल बिटवीन वेक्टर्स, जब दोनों की पूंछ को मिला दिया जाए, ये एंगल होगा रेगुलर हेक्सागोन के लिए। तो व्हाट इज द आंसर? एल स्क्वायर प्लस 2l l cos 60 कितना आ गया? एल स्क्वायर, देखो cos 60 इज हाफ, 2 से हाफ गया, प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दैट इज रूट ओवर 3l इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैंने कहा था ना वेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखें इस बात का। बार बार मैं बता रहा हूं, वेक्टर जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही नहीं पूरी फिजिक्स में, क्योंकि अगर आप वेक्टर नहीं आएगा ना आपको, तो आप नहीं कर पाएंगे सॉल्व। ठीक है, तो वेक्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखो, इस टाइप का क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिया जाता है क्या, कि ए पर्सन ट्रेवल्ड 10√2 मीटर ड्यू नॉर्थ वेस्ट, 10 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 10 मीटर ड्यू साउथ, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो भाई, मैंने क्या बोला, पार्टिकल ए, पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर बी तक जा रहा है, फिर सी तक जा रहा है, फिर डी तक जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सिंपल सा मैं बोल सकता हूं ए बी, बी सी, सी डी। ए बी क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो आप लोग। देखो नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट का मतलब बिल्कुल 45 डिग्री पर। अब इसको मुझे वेक्टर के टर्म्स में कैलकुलेट करना है, तो याद करो कंपोनेंट मेथड, रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। 10√2 है ये कितना है भाई? 10√2 है, तो मैं क्या बोल दूंगा, 10√2 cos 45। तो ए बी वेक्टर क्या हो गया भाई? ए बी वेक्टर 10√2 cos 45, इस तरफ माइनस आई कैप प्लस 10√2 साइन 45 प्लस जे कैप, √2 और cos 45 साइन 45 ये गए, कितना बच गया यहाँ पे? मैं -10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। नेक्स्ट B2C वेक्टर क्या होगा? ये है ईस्ट, ये है साउथ, 10 मीटर ड्यू ईस्ट मतलब इस तरफ आई कैप, तो 10 आई कैप। और इसी तरह CD वेक्टर क्या होगा? साउथ में चल रहा है, नीचे 10 मीटर, तो -10 जे कैप, -10 जे कैप। इन सभी को मैंने ऐड किया तो देखो 10 आई कैप -10 आई कैप गया, 10 जे कैप -10 जे कैप गया, आंसर कितना आ गया? 0। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं वेलोसिटी क्या होती है और हम कैसे डिफाइन इसको करते हैं। तो देखो ध्यान से, वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी को मैंने आपको बताया था, स्पीड वेलोसिटी नहीं, मैंने आपको बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका मतलब होता है कि पोजीशन वेक्टर में जो चेंज हुआ है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच में। तो वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर देंगे कि कितनी तेजी से इसमें चेंज हो रहा है, दैट इज डिफाइंड एज वेलोसिटी। कितनी तेजी से इसमें चेंज हो रहा है, हाउ फास्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट या ऑब्जेक्ट या बॉडी इज चेंजिंग इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी। सिंपल सा मीनिंग इतना सा है। अब और हम डिटेल में बातें करें तो हम इस डेफिनेशन से दूर हटेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो हम क्या क्या इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो ध्यान रखना, पहला मैं क्या बात कर रहा हूं? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी को मैं कैसे डिफाइन करता हूं, और देखो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं आपको। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, देखो V average is defined as total displacement divided by total time। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, V एवरेज।
तो एवरेज वेलोसिटी को मैंने कैसे डिफाइन किया? टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्प्लेसमेंट, एंड एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी पूरा ही वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया अपने पास? वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इस फॉर्मूले में क्या देख करके बता सकते हैं एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? देखो ध्यान से देखोगे आपको आंसर मिल जाएगा आपका। एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। तो हम हमेशा एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ रहे होंगे तो वहां से हम एक इक्वेशन देखेंगे, वहां पे डिस्प्लेसमेंट को हमने और दूसरे तरीके से डिफाइन किया है कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। तो वहां से हम इसको और भी कुछ लिख सकते हैं, वो अभी थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, याद कर लो बिल्कुल अच्छे से। अगर मैं इसको डायग्राम के रूप में आपको बताऊं तो देखो क्या होगा डायग्राम के रूप में। देखो भाई, जैसे मान लो हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें y और x इस तरह से डिफाइंड है, और एक पार्टिकल A से B तक कैसे भी पहुंचा, माना ऐसे पहुंचा, A से B तक यहां पहुंचा। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन होगा भाई? डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या कहा? डिस्प्लेसमेंट इज द vector joining between initial to final. That means this is defined as delta r vector, or this is the position vector of A and this is the position vector of B. तो हमने इसको वापस से कैसे डिफाइन किया? देखो, V average is defined as delta r upon delta t. ये हमें क्या बता रहा है? डेल्टा r अपॉन डेल्टा t मुझे क्या बता रहा है? ध्यान से समझो, डेल्टा आर बटे डेल्टा टी मुझे क्या बता रहा है? डेल्टा आर बटे डेल्टा टी ये बता रहा है कि पार्टिकल का ए से बी तक पोजीशन वेक्टर में जो चेंज आया वो कितने समय में आया, कितनी तेजी से आया। यही चीज मैंने आपको बताई थी कि ध्यान रखें एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, या वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल सा मीनिंग है कि पोजीशन वेक्टर कितनी तेजी के साथ चेंज हो रहा है। तो इसी तरह मैंने इसको बोला कि V एवरेज इज डिफाइंड एज डेल्टा आर बटे डेल्टा टी, वेयर दिस इज वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन ऑफ V एवरेज इज इन द डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये था V एवरेज। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। तो देखो मैं डायग्राम को सेम रख रहा हूं, चेंज नहीं कर रहा हूं। अब देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। जनरली हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो ये डेफिनेशन कहां से आई, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम।
दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज dr अपॉन dt। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज dr अपॉन dt। अब मैं आपको बता रहा हूं ये चीज आई कहां से। ठीक है, अब ये चीज आई कहां से, इसको ध्यान से देखो। मैंने v एवरेज डिफाइन किया डेल्टा r वेक्टर अपॉन डेल्टा t, मतलब डेल्टा t इंटरवल में इसका जो पोजीशन वेक्टर में चेंज आया वो इतना आया। अब सपोज अगर डेल्टा t की वैल्यू बहुत कम होगी तो पोजीशन वेक्टर में चेंज कम आएगा। तो अगर मैं डेल्टा t टेंड्स टू 0 कर दूं, मतलब किसी इंस्टेंट पर डेल्टा t टेंड्स टू 0, मतलब चेंज इन टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट मीन्स एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज लिमिट डेल्टा t tends to 0 delta r upon delta t. This is the definition of instantaneous velocity. This is the definition of actual definition of instantaneous velocity. क्या? Delta r upon delta t where delta t tends to 0. तो that is defined as dr upon dt. This is instantaneous velocity. ठीक है, तो आपको बात समझ में आई। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैंने क्या कहा? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, अब अगेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन हम कैसे बताते हैं? देखो, इसकी डायरेक्शन हम कैसे बताते हैं? तो इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी जहां पे नाम ले दिया दैट विल बी द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो इसकी डायरेक्शन में कैसे कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, इन सबको मैं हटा देता हूं, बाद में वापस से इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम करेंगे वेलोसिटी के बारे में और इसी फॉर्मूले के बारे में, लेकिन एक बार मैं इसको सफा कर देता हूं। और अब भाई देखो, जैसे मैंने कहा एक पार्टिकल जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है। अरे इसमें थोड़ी दिखेगा, जैसे मैंने ऐसे बोल दिया एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एंड डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है। तो मैंने क्या कहा, जैसे मान लो पार्टिकल यहां से यहां तक मूव किया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। टोटल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई? ये हो गई अपने पास। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? जब मैंने कहा डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा आर इज वेरी वेरी लेस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा आर क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पे शो हो रहा है, जैसे ये वाली टर्म है हेयर डेल्टा टी टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एंड डेल्टा आर इज वेरी लेस। तो अगर हम कहें यहां पे कि डेल्टा आर की जो डायरेक्शन होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी और वो टेंजेंट बनाती हुई होगी, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन पाथ, जिस पाथ पे पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है उसके टेंजेंट के रूप में होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंट टू द पाथ एट एनी पॉइंट। ठीक है, एट एनी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय टेंजेंट टू दैट पॉइंट ऑफ द पाथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो, अब इसको मैं एक बार हटा देता हूं अब। ठीक है, तो देखो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं यहां पे डायरेक्शन के बारे में। जैसे मान लो पार्टिकल जो है ऐसे मूव कर रहा है। अभी हम वैसे मोशन इन 1D पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सब ऐसी टर्म्स हैं जो केवल और केवल मोशन 1D से समझाना बहुत मुश्किल है।
या आप समझ ही नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा गलतियां करोगे। मतलब हम वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, हम एक्सिलरेशन तक भूल जाएंगे हमने मोशन इन 1D में है। बात समझ में आई क्या? हम एक्सिलरे तक केवल कॉन्सेप्ट के लिए क्वेश्चंस हम मोशन इन 1D के ही करेंगे सॉल्व, लेकिन केवल और केवल कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को प्राप्त करने के लिए हम ये चीज भूल जाएंगे कि हम मोशन इन 1D के कॉन्सेप्ट में हैं। तो ध्यान रखें, इसलिए मैंने बनाया कि आप बोलोगे सर दिस इज 2D डायग्राम। अरे हाँ भाई ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो मैंने क्या बोला, एक पार्टिकल है वो ऐसे मूव कर रहा है इस पाथ पर, जिस समय वो यहां पे होगा तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मैंने क्या कहा, एट दैट पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई। इस पॉइंट पर मुझे चाहिए तो ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई, इस पॉइंट पर मुझे चाहिए तो ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई। दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटीज। फॉर एग्जांपल पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, जब सर्कल में मूव कर रहा है तो पॉइंट यहां पे ऐसे मूव कर रहा है इस तरफ, तो जब पार्टिकल यहां पे है तो ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई। पार्टिकल जब यहां पे है तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई, यहां पे है तो ये डायरेक्शन हो गई, यहां पे है तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये हो गई, यहां पे है तो ये हो गई। तो इस तरह से मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको बता सकता हूं। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी हम आगे बढ़ेंगे, जैसे एग्जाम्पल जस्ट अज्यूम करो प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव मोशन, या फिर हमने बात की और वर्क में, ठीक है, रोटेशनल मोशन में, तो हम डायरेक्टली वहाँ पे इतना थोड़ी बढ़ेंगे। दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे हम बहुत टाइम लगा रहे हैं। मैंने क्या बोला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन किसी भी पाथ के किसी भी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर पाथ के टेंजेंट से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई है। मैंने क्या कहा, टेंजेंट से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, तो ये होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब याद करो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखो मैं आपको बता देता हूं यहां पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा जो पार्टिकल है वी एवरेज, वो क्या है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी डी आर अपॉन टी टी। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी मैं इसको बोल सकता हूं, जैसा कि हमने बेसिक मैथ्स में देखा था, वी डी टी। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। दिस डिनोट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस डिनोट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किस तरफ से आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैन बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। नाउ यही सेम इक्वेशंस अगर मैं यहां पे लगा दूं तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। कई बार हमें वेलोसिटी का फंक्शन दिया जाता है, तो मैं इस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो इस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी और कैलकुलेट कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्यों, कई बार हमें इस तरह का फंक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट, बहुत ही अच्छी बात। देखो भाई आगे हम क्या बोलने जा रहे हैं। और तो अभी हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। तीसरा पॉइंट हमने देखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, डी आर अपॉन डी टी से, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो पाथ का टेंजेंट होता है। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल रूप। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एवरेज वेलोसिटी है और हम कैसे एवरेज निकाल रहे हैं इसका,
मतलब जैसे एवरेज होता है ना अपने पास कि कैसे हम एवरेज निकाल रहे हैं। जैसे मान लो हम एक क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं, सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स कुछ कुछ आए, किसी के 10 आए, किसी के 15 आए, किसी के 20 आए, तो हम एवरेज मार्क्स निकालेंगे। यहां पे हम क्या निकाल रहे हैं कि कितने टाइम में, जैसे मान लो 5 सेकंड में इसका एवरेज ये हुआ, 5 सेकंड में ये हुआ, तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम पीरियड। अगर यही चीज मैं आपको बताता कि यहां 5 मीटर कितनी वेलोसिटी से चली या कितनी वेलोसिटी से चली, अगेन 5 मीटर कितना वेलोसिटी से चला, अगेन 5 मीटर कितने से चला, तो हम क्या बोलते उस केस में, एवरेज वेलोसिटी फॉर डिस्टेंस। तो एवरेज वेलोसिटी 2 तरह के होते हैं। हालांकि इस वाले दूसरे वाले तरीके पे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कभी भी, ठीक है। तो मैं केवल यही आपको बता रहा हूं, दिस इज एवरेज वेलोसिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो भी टाइम पीरियड होगा यहां पे जो भी आप लिमिट लगाएंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टी, ये लो, ठीक है। तो ये था एवरेज वेलोसिटी के बारे में। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हमारे पास आई है, क्या ये, अगर मैं आपको बोलूं कि पूरी मोशन इन 1D केवल 3 इक्वेशंस पर बेस्ड है, हम 3 इक्वेशन से बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इनफैक्ट, वो उन 3 इक्वेशंस में से एक इक्वेशन ये है, v इज इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। बात समझ में आई। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होती है? गाड़ी का स्पीडोमीटर देखा, स्पीडोमीटर मतलब आपको जो मीटर दर्शा रहा है वो स्पीड है, ना कि वेलोसिटी, बिकॉज उसमें डायरेक्शन की कमी है। अगर वहां पे डायरेक्शन और जुड़ जाती तो मैं कहता वो वेलोसिटी मीटर है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। मैंने स्पीडोमीटर कहा, तो स्पीडोमीटर क्या होगा, जो केवल और केवल स्पीड बता रहा है, ठीक है। बात क्लियर है। तो स्पीड और वेलोसिटी में एक डिफरेंस है, स्पीड और वेलोसिटी में एक डिफरेंस है। क्या? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, जो स्पीड है, ठीक है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई? स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, अगर मैं आपको बोलूं सबसे पहले एवरेज स्पीड के बारे में हम देखें, एवरेज स्पीड के बारे में हम देखते हैं, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, ध्यान से देखें। एवरेज स्पीड, एवरेज जिस तरह से हमने एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया था उसी तरह हम एवरेज स्पीड को डिफाइन कर रहे हैं। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज वी एवरेज, ध्यान रखिए स्पीड है तो ये मैं v से ही वेलोसिटी भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्पीड से भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होगा कि मैंने v वेक्टर लगाया, कई बार ऐसा होगा कि मैंने इस तरह से मैग्नीट्यूड लिख दिया। तो जब मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा जनरली वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। तो एवरेज स्पीड को मैंने कैसे डिफाइन किया? इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको डिफाइन किया। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट, इसी तरह से मैं दूसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करता हूं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड
विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, अरे स्पीड नहीं, डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time is defined as instantaneous speed. That means इसको मैं डिफाइन करूंगा ds अपॉन dt। ठीक है, एवरेज स्पीड या फिर डिस्टेंस l। ठीक है, dl अपॉन dt लिख दो, जो आपकी इच्छा हो वो लिख दो। बात समझ में आई? जनरली हम स्पीड को किस में बोलते हैं? मीटर पर सेकंड में बोलते हैं, किलोमीटर पर आवर में बोलते हैं। तो ये यूनिट्स हो गई स्पीड की और वेलोसिटी की दोनों। ठीक है, 50 kmph टू मीटर पर आवर में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था स्पीड के बारे में। दूसरा एक चीज़ और, जैसा कि मैंने टोटल डिस्प्लेसमेंट वहाँ लिखा था, यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा ताकि dl आपको कांस्टेंट ना लगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने वहाँ पे टोटल क्या लिखा था? डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, एंड इसको मैंने ऐसे लिख दिया v, दैट रिप्रेजेंट द स्पीड। तो ध्यान से देखो मैं इसको क्या लिखा, dx इज इक्वल्स टू v dt। तो जब भी मुझे डिस्टेंस निकालनी होगी, ये इक्वेशन बहुत काम आएगी। कुछ अच्छे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशंस बहुत ज़्यादा काम आती है। तो इस फॉर्मूले को मैंने क्या लिख दिया, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू v dt डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, वेयर टोटल डिस्टेंस इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस। याद रखना ये चीज बहुत ज्यादा काम आएगी। कुछ अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं उनमें ये चीज बहुत ज्यादा काम आती है। तो टोटल डिस्टेंस इज मैग्नीट्यूड ऑफ v dt। तो इस तरह से मैं डिफाइन करता हूं स्पीड और वेलोसिटी को। ठीक है, तो ध्यान रहे, मैं बता देता हूं आपको कंक्लूजन। अभी तक मैंने क्या आपको बताया? वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज द डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसी तरह एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is defined as the rate of change of displacement with respect to time, और instantaneous speed the rate of change of distance with respect to time। एक वेक्टर है, दूसरा स्केलर है। अगर हम देखें यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड्स को, तो देखो अगर मोशन वन डायमेंशन में है तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है। अगर मोशन वन डायमेंशनल है तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा अगर मोशन वन डायमेंशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? एवरेज स्पीड जनरली ज़्यादा होगी किससे? एवरेज वेलोसिटी से। एवरेज स्पीड जनरली ज़्यादा होगी किससे? एवरेज वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये था स्पीड और वेलोसिटी के बारे में कुछ डिटेल। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करें तो हमें कुछ अच्छे से और समझ में आएगा इसके बारे में हम कैसे कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। एक चीज़ मैं बता दूं, मोशन इन वन डायमेंशन में, मोशन इन 1D, तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं मोशन इन 1D, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको। अगर हमारे पास जो पार्टिकल है वो केवल और केवल वन डायमेंशनली मूव कर रहा है, अगर हमारे पास जो पार्टिकल है वो केवल वन डायमेंशनली मूव कर रहा है, तो स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है। मैंने क्या कहा? वन डायमेंशन में। अब जैसे मान लो वन डायमेंशन में ऐसे मूव करा और वापस आ गया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफरेंट हो गई।
तो जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफरेंट हो गया तो ये चीज अलग अलग हो सकता है। हाँ, अगर वो पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, मतलब ऐसे ही जा रहा है, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा स्पीड के। ठीक है, अगर डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन, ए पार्टिकल ट्रेवल्स सच दैट, क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल ट्रेवल्स सच दैट कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, वो वन डायमेंशनली मूव कर रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ए पार्टिकल ट्रेवल्स इन वन डायमेंशन सच दैट, अब ठीक है, ए पार्टिकल इन वन ट्रेवल्स इन वन डायमेंशन सच दैट हाफ ऑफ द डिस्टेंस he travels with speed v1 and another half of the distance travels with speed v2। ठीक है, half of the distance it travels with a velocity v1 or speed v1 and remaining half part travels with v2। half, that means अगर ये total distance है तो ये डिस्टेंस का हाफ हो गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर वो पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो चाहे वो स्पीड बोल दे चाहे वेलोसिटी बोल दे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ए पार्टिकल ट्रेवल्स इन वन डायमेंशन सच दैट हाफ ऑफ द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स विथ v1, रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स विथ स्पीड v2। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ओवर द जर्नी। एवरेज स्पीड, तो जैसा मैंने आपको बताया एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, s, टोटल टाइम, लेट अस अज्यूम यहां से यहां तक जो टाइम लगा वो है t1 और यहां से यहां तक जो टाइम लगा वो है t2। जस्ट अज्यूम दिस थिंग। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में जो टाइम लगा वो है t1, सेकेंड पार्ट में जो टाइम लगा वो है t2। तो मैं क्या लिख सकता हूं, t1 प्लस t2। यहां पे ना तो मुझे s पता है, ना t1 पता है, ना t2 पता है, मेरा आंसर आना चाहिए v1 और v2 के टर्म्स में। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, मोशन इन 1D में, अगर मोशन इन 1D में अगर एक्सेलरेशन नहीं है या फिर स्पीड कांस्टेंट है, तो सोचो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कार ट्रेवल कर रही है विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 kmph, तो 1 आवर में कितना ट्रेवल करेगी, आप तुरंत बोल देंगे 50 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। आपको आता है लेकिन न्यूमेरिकली अप्लाई करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली यू नो द थिंग्स। तो आपने क्या किया, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। ये केवल और केवल कब लागू है, जब स्पीड कांस्टेंट है तब। तो हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो सोचो मुझे t1 निकालना है, तो यहां से t1 कितना आ गया भाई, डिस्टेंस इज s/2, स्पीड इज v1। इसी तरह t2 कितना आ गया, डिस्टेंस इज s/2, स्पीड इज v2। देखो t1 और t2 भी आ गया, तो अब v एवरेज कितना आएगा, s डिवाइडेड बाई t1, s अपॉन 2v1, s अपॉन 2v2। तो कितना आया यहां पे, ये आया 1 अपॉन या 2 अपॉन 1 अपॉन v1, 1 अपॉन v2, ये हमारे पास आ गया। इस फॉर्मूले को मैं एक बार गोला कर देता हूं, मैं भी बताऊंगा क्यों मैंने इसको मार्क किया है, और इसको मैं डिटेल में इस तरह से लिख दिया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बात समझ में आ गई। अब मैंने इसको क्यों बोला, देखो अब कई बार क्वेश्चन क्या होता है, वो बोलता है इन नॉट इन टू हाफ्स, वो बोलेगा ए पार्टिकल ट्रेवल्स सच दैट इट ट्रेवल्स with velocity v1, first 1/3 part with velocity v2, next 1/3 part
and with velocity v3 next 1/3 path. तो आपको क्या बोलेगा, if total path is equally divided in n parts. if, तो ये एक बार समझ में आ गया, इसको हटा रहा हूं मैं, थोड़ा जगह चाहिए ना अपने को. if equal parts, if total paths divided by n equal parts and traveled with speed v1 v2 v3, if total path is divided in n equal parts and traveled by v1 v2 vn, then average speed is n upon 1 upon v1 1 upon v2 1 upon vn, ये आ जाएगा. इसलिए मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट किया है, क्योंकि कई बार हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये वाला अप्लाई करना पड़ता है फॉर्मूला. ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर दो इक्वल डिस्टेंस में उसने ट्रेवल किया है तो मैं क्या कहूंगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. यही क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं. ठीक है, थोड़ा सा मैं केवल इसको चेंज कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो कि ए पार्टिकल ट्रेवल्स इन सच ए मैनर इन वन डायमेंशनल सच दैट हाफ ऑफ द टाइम इट ट्रेवल्स विथ v1 एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम इट ट्रेवल्स विथ v2. तो क्वेश्चन क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, सपोज ये डिस्टेंस s थी, तो आधी दूरी v1 से आधी दूरी v2 से, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है. आधे टाइम मतलब अगर यहां पे टाइम t लगा तो आधे टाइम t/2 ये v1 से ट्रेवल करेगा, ये v2 से ट्रेवल करेगा. ऑफकोर्स सी बात है, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड डिफरेंट है, टाइम इज सेम, तो डिस्टेंस भी डिफरेंट होगी. S1 S2. क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल डिस्प्ले, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, कैलकुलेट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, कोई खास बात नहीं है. ठीक है, तो हमने क्या किया, V एवरेज इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस आपके पास है s, टोटल टाइम इज t. s को मैंने लिखा s1 प्लस s2, तो v एवरेज कितना आ गया, s1 वापस से स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी, v1 इंटू t/2 v2 इंटू t/2 t. तो आंसर आ गया v1 प्लस v2 अपॉन 2. दिस इज द v एवरेज. ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं ताकि क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ. अब देखो, लास्ट वाले जो क्वेश्चंस था कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ v1, रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ v2, इसको वो दूसरे तरीके से भी बोल सकता है. वो क्या बोल सकता है, एक पर्सन ऑफिस जाता है विथ एवरेज स्पीड v1, ऑफिस से घर आता है विथ एवरेज स्पीड v2, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड. तो हाफ डिस्टेंस हो गई ना, ऑफिस होम ऑफिस होम, होम ऑफिस होम. ठीक है, होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम. तो फॉर्मूला क्या लगा देना है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. बात समझ में आई. तो आज की क्लास मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं. आज की क्लास में हमने देखा कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस के बारे में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, दैट इज द रीजन इसके क्वेश्चंस के लिए कल का एक लेक्चर जाएगा. तो इसके क्वेश्चंस के बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे. आज की क्लास के लिए यहीं पे समाप्त कर रहा हूं. थैंक यू वेरी मच.